देखिए, कुछ लोग आएँगे और वीडियो को 2 से 3 मिनट देखेंगे और वीडियो को डिसलाइक कर देंगे और चले जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 25। इसके पहले 24 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन करते हैं और आज के भी इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन शामिल होंगे। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है। जैसे आपके एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा वैसे ही प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, कब कंडक्ट करवाएगा सीएसबीसी, कन्फर्म डेट बताएंगे आपको कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आपको 5 सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर देना होगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके चारों मोबाइल स्क्रीन पर है। जल्दी से सही आंसर बताइए कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आशीष राय। आशीष राय क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से 2 नंबर का सही आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए 2 नंबर प्रश्न का। तो 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप लोग बी बता रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल बिल्कुल सही आंसर। देखिए रूबी कुमारी, रंजू कुमारी और सुजीत कुमार, और बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। देखिए, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन लोग से विनती है कि वह एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। प्रैक्टिस सेट लगाने में मज़ा तब आता है जब लगभग 200-300 लड़के एक साथ देख रहे होंगे, तब मज़ा आता है, क्योंकि वो कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे। इससे और क्या है कि क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा और हम लोग को क्वेश्चन हंसते खेलते याद हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905 में हुई थी इंडिया हाउस की स्थापना। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। मतलब इसमें 3 जो होंगे एक ही होंगे और एक जो होगा इसमें गलत होगा। तो आप उस गलत वालों को चूज कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही आंसर फटाफट बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भांगड़ा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम में भांगड़ा शेष तीनों से मेल नहीं खाता है। क्योंकि भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य होता है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। जबकि कथकली, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम में तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं और भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है। देखिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 5 नंबर है, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। NHRC का जो फुल फॉर्म होता है वही बताना है। NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन डी आप लोग बता रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बिल्कुल सही आंसर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का फुल फॉर्म है। और देखिए NHRC मानव अधिकार संबंधित भारत का सर्वोच्च संस्थान है। NHRC की स्थापना 1953 में होती है। याद रखिएगा, NHRC की स्थापना 1953 में होती है। इसके अध्यक्ष HL दत्तू हैं और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न इंग्लिश का है, 6 नंबर, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब पैसिव वॉइस चूज करना है। शी हेल्प्ड मी।
सी हेल्प्ड मी का पैसिव वॉइस चूज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस से आपके एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए पैसिव वॉइस में। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड बाई हर, आई वाज हेल्प्ड बाई हर, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। एकता में बल है, एकता में बल है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो बहुत ईजी है। तो 7 का जो प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। देखिए इसका चूज करना है, मुहावरा टाइप का है, आप सभी जानते हैं। तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका मतलब होता है हवा का तेज झोंका। और देखिए 9 नंबर है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो इसमें क्या भराएगा, फिल इन द ब्लैंक से इसमें क्या होगा। तो देखिए 9 का जो सही आंसर होगा वो आपका इडली बता रहे हैं, इडली, और ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है, चूज द एप्रोटिव्स आर्टिकल ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। तो आर्टिकल चूज करना है, तो ऑनर के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा आपको। तो देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एन लगेगा, क्योंकि भावेल के साथ हमेशा ए का ही प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताने लगे हैं। 12 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन भी बता रहे हैं, गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 12 नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया था। तो पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर सिख गुरु के कौन नंबर के गुरु थे, तो 9वें नंबर के गुरु थे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा था। निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में की गई थी, सर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज की प्रथम स्थल हड़प्पा है, जो मोंटोगोमरी जिले के पंजाब राज्य में अवस्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अभी भी कुछ लोग आए थे लेकिन चले गए, उनका काम ही यही है इस चैनल से उस चैनल पर जाना, इस वीडियो से उस वीडियो पर जाना, क्योंकि वो दिन भर भटकते रहते हैं, उनका काम ही है भटकना। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि फायरमैन में अच्छी तैयारी करें, फायरमैन में अच्छा सिलेक्शन ले, फायरमैन में सिलेक्शन अगर वह लेना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट लगाए और 100 के 100 प्रैक्टिस सेट लगाए, और उसको फैक्ट के साथ भी बताया जाए। तो देखिए ऐसा आपको कहीं भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ आपको उससे जुड़े हर फैक्ट को बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से विनती है, एक बार इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। 14 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी हजरत महल केवल है, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 में लखनऊ से नेतृत्व हजरत महल ने किया। और देखिए अवध का नवाब 1857 में वाजिद अली शाह था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई। तांत्या टोपे आधुनिक भारत में छापेमार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तांत्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे।
और अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दीजिए। और लाइव जुड़ चुके हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं। अगला प्रश्न हिंदी का है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आप जानते हैं, प्रत्यय का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो वास्तविक, वास्तविक, विक, विक, तो इक प्रत्यय आ रहा है। ऑप्शन बी वास्तविक, इक आप लोग ऑप्शन बी इस प्रश्न का ऐसे करके सही कर सकते हैं। देखिए प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 17 नंबर है, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से सही आंसर बताइए। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंग। कटोरे में दही जम गई, इसमें लिंग की अशुद्धियाँ है, इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए कटोरे में दही जम गई सही वाक्य होना चाहिए, यहाँ गई है लेकिन गया होना चाहिए। कटोरे में दही जम गया सही वाक्य होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में लिंग से संबंधित दी गई है, क्योंकि यहाँ गई है जबकि यहाँ गया है होना चाहिए। कटोरा में दही जम गया है होना चाहिए, तो लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ है। और अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद। ये तो 8th क्लास 7th क्लास ये बच्चा जानता है। संधि विच्छेद दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्व प्लस अधीन। स्व प्लस अधीन मतलब स्वाधीन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अंदेशा शब्द का अर्थ बताना है। अंदेशा शब्द का अर्थ ऑप्शन ए हो जाएगा, संदेह होता है। अंदेशा मतलब संदेह होता है, शक होता है, डाउट होता है। देखिए अगला है, पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है। पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो देखिए यह तो ऑप्शन सी लगेगा क, क्योंकि कपूत हो जाएगा और यही जो है वह सही लगता है। देखिए अगला प्रश्न फिजिक्स का है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। 21 नंबर कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ। कब अति चालकता उत्पन्न होती है। देखिए 21 का फटाफट आप लोग सही आंसर बताइए। और 21 का जो आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति चालकता तब उत्पन्न होती है जब पदार्थ को अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। तो 22 का जो फटाफट आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। किसी पिंड का वेग समरूप तब कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। देखिए समझाने के लिए आपको बताते हैं कि समरूप वेग का एक ग्राफ सरल रेखा होता है, उसका ग्राफ हम बना दे रहे हैं आपके सामने ताकि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे हो गया, मतलब सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो होता है सीधा होता है, लेकिन समझाने के लिए आपको हम बना दे रहे हैं। इधर जो होता है आपका समय होता है, इधर आपका क्या होता है समय होता है, और इधर आपका विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। तो यही इसका ग्राफ बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुतों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गायरोस्कोप के बारे में। तो देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो जल्दी से बताइए कि गायरोस्कोप किससे संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का ही समय है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। किस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 23 का जो सही आंसर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर गायरोस्कोप कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है,
क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या हो जाता है पृथ्वी के आकर्षण में। तो 24 का जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न होता है। 24 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो है आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो है वह क्या है, सर्कल है, और यहाँ से जो इसकी दूरी होगी वह FC ये होता है और FG ये होता है, और ये जो है वो भी वेग से क्या करता है, घूर्णन करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर एक कैसा लेजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेंदी सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम वही करवाएंगे जो आपके बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं तो इजी क्वेश्चन तो हम भी करवा सकते हैं, त्वरण का मात्रक और वेग का मात्रक और विस्थापन का मात्रक हम भी करवा सकते हैं, बीमा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए फायदेमंद है उसी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो देखिए 25 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, मुक्त रूप से नीचे की ओर। मुक्त रूप से नीचे की ओर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। द्विमंजिले बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आप लोग देखते हैं 2 तल्ले वाले बस को देखे होंगे या देखते भी होंगे कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। तो बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चौड़ा आधार होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। ये द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है देखिए 27 नंबर। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली कहाँ लगेगी आपको बताना है। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के बीच में निशाना लगाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली कहाँ लगेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निशाने से ऊपर लगेगी, क्योंकि वो बंदर तो है वो नीचे कूद गया। अगला प्रश्न 28 नंबर है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है, क्यों। आपको बताना है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है जी। तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। लोटनी घर्षण सबसे छोटा घर्षण बल एवं स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा घर्षण बल होता है। घर्षण बल वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करता है। घर्षण बल असंरक्षी होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। घूर्णन करती है कि गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा। तो इसका तो सही आंसर आप लोग देने लगे हैं, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कोणीय संवेग उस पर सुरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। देखिए अगला 30 नंबर है। समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन एक गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबोने में किया गया कार्य W8 तथा WB है, तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो जानते हैं कि भार बराबर M गुने G होता है। वेट बराबर क्या होता है, M गुने G होता है। मतलब भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, WA ग्रेटर देन WB। अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाला विस्फोटों का कारण है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन तथा वायु। मीथेन तथा वायु के कारण खानों में सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है। अगला प्रश्न आप लोग दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है। बताइए कि किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। और 32 का जो सही आंसर होगा और जल्दी से बताइए कि किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। तो ये देखिए ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारतीय थल सेना हो, भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो, तीनों का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तट रक्षा बल का नई दिल्ली में है। एनएसजी का नई दिल्ली में है। तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न 33 नंबर है, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित होगा। तो 2023 में जो विश्व कप क्रिकेट होगा वह कहाँ होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वो लाइक कर दे प्लीज़, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट रहते हैं। और जो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को तो मज़ा आ जाएगा, तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। और देखिए 2023 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्योंकि 2023 का विश्व कप भारत में होने वाला है। 9 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा और यह 13वां विश्व कप होगा। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था और 2019 में विश्व कप क्रिकेट का उप विजेता न्यूजीलैंड था। भारत ने 1983 और 2011 में विश्व कप क्रिकेट जीता था। अगला है 34 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट मतलब समझते हैं, मतलब इधर मान लीजिए कि लोकसभा में इलेक्शन हो रहा है और दोनों का जो दोनों पार्टी है उसका क्या है, मत जो है बराबर हो गया। मान लीजिए कि 50 इधर भी हो गया 50 इधर भी हो गया, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह कास्टिक वोट का तभी प्रयोग करते हैं जब दोनों ओर समान हो जाता है। तो 34 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो, मतलब दोनों ओर बराबर बराबर वोट हो जाता है। अभी आपको बताया है यह अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 53 में, यह 93 सॉरी, आर्टिकल नंबर 93 में यह लिखा गया है। अगला है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा धातु का। आदि मानव के द्वारा तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। अगला देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका पोर्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे उनको जीने और रहने के लिए मुख्य जो सुविधा थी वह क्या थी, तो कृषि थी, कृषि संबंधित खेती करते थे। और 37 नंबर क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है। तो देखिए 36 का फटाफट जो राइट आंसर हो जाएगा वह बाहुबली, ऑप्शन ए हो जाएगी, बिल्कुल बाहुबली हो जाएगा। 38 नंबर, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण देव राय की। अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में मंत्री थे, पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला देखिए क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बहुतों बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलकनामा का नीति का युद्ध किया। 21 अप्रैल 1526 में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोधी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम शाह लोधी को बाबर ने हरवाया था। खानवा का युद्ध 1727 में हुआ, इसने बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। देखिए इसका एक ट्रिक है बाबर के सभी युद्धों को याद करने के लिए, खाना खाया, पानी पिया, मर गया, ये युद्ध याद करने का ट्रिक है। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा तो बाबर से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 40 नंबर है, रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है। रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है। तो देखिए 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुकर चकिया। शुकर चकिया, रंजीत सिंह जो थे वह शुकर चकिया मिसल से संबंधित है, और मिशन होना चाहिए, मिसल है, ऑप्शन है बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर दीजिएगा
और 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बहुतों बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो 42 का फटाफट आंसर दीजिए। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और सन्यासी विद्रोह का समय 1766 से 70 के बीच में था, 1766 से 70 के बीच में। और भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 31 में हुआ था। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ था। सिजगी है क्या है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिजगी है तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधा रेखा में स्थिति है। सिजगी ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर है, कौन सा देशांतर प्रधान या वायुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 44 का तो सही आंसर आप लोग बता दीजिएगा। तो अगर जल्दी से बता दे तो बहुत अच्छा होता है। और 44 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? और 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर की लवणता जो है वह बिल्कुल सबसे अधिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 46 नंबर है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का तो जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि बहुत पहले ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सही आंसर बता रहे हैं। और 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चीन से 3488 किलोमीटर लगता है भारत की स्थलीय सीमा। अगला है, वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी केरल राज्य में स्थित है। वेबनाड झील केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह लाइगून झील है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला देखिए, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, आपको बताना है कि नर्मदा नदी के संबंध में इसमें से ये गलत है और इसी को आपको चूज करना है। तो देखिए 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह गलत है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी पर अवस्थित है। यह नर्मदा नदी पर अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब आपका सही है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दीजिएगा। और तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कर्नाटक में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। और तो इस प्रश्न का 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो है वह भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। देखिए अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर दिए, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक 50 लाइक भी नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर दिए और 50 लाइक नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? कहीं क्या चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है? आप हमसे बताइए। किसी भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे बताइए। लेकिन ऐसे आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, ये गलत बात है। अभी तक ना 50 लाइक हुआ और ना 50 लाइव लेकर आप लोग आए। क्या कर रहे हैं? हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे।
आप लोग प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी, टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए। आपको किसी के ग्रुप में नहीं शेयर करना है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर तो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में तो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, और 50 लाइक जल्दी से पुराइए। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप अपना काम कीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पानागुड़ी तमिलनाडु। पानागुड़ी जो है तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सब हल्दिया उड़ीसा में है, जामनगर महाराष्ट्र में है, और नुमालीगढ़ गुजरात में है। तो इसका सुमेलित है, देखिए यहाँ सुमेलित है कह रहा है, सॉरी, मतलब ये सुमेलित है, पानागुड़ी तमिलनाडु में है, बाकी कोई उसके राज्य में नहीं है। अगला देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो 53 का फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, संविधान के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, और 54 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला 55 नंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सदस्य अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। और 50 का ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह उसका अध्यक्ष, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न 56 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? आपको बताना है कि लक्षण जो समान है वो क्या है। तो 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वे संवैधानिक संस्था है, वो सभी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था है। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संध्या विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? देखिए खांसी हो गया, गला सूख गया, और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 58 नंबर प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद बताइए जल्दी। और 58 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो 59 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आपको क्वेश्चन लेंदी लग रहे होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में भी आप देखे होंगे कि लेंदी सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और आप लोग कह रहे थे कि सर ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड पेपर आया था। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न है, अवमूलन शब्द का अर्थ है। अवमूलन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दे ए हो जाएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना।
अवमूलन का यही अर्थ होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में जो अपना स्वदेशी मुद्रा है उसका मूल्य घट जाना। अगला देखिए, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो देखिए, बेसिकली जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा कि आम के सीजन में जब कच्चे आम को तोड़कर लाया जाता है, उसका अचार डाला जाता है, तो ये देखिएगा नमक के साथ साथ उसमें जो मिलाया जाता है, उसके बाद जो आम होता है वो सिकुड़ने लगता है। ये परिघटना किससे संबंध है, यही आपको बताना है। ये तो प्रैक्टिकली है, आप लोग भी किए होंगे। जो लड़कियां होंगी, जो गर्ल देख रही होंगी, उनको मालूम होगा। 62 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रासरण। यह प्रासरण के कारण होता है। याद रखिएगा कि वह आम का सिकुड़ना घाम लगने से नहीं, वह प्रासरण के कारण सिकुड़ जाता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं होते हैं। ये गलत है, और हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है। समस्थानिक उसके होते हैं। ये सही है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। अगला देखिए, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो देखिए, 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो ये देखिए, 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुतों बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन है विटामिन ए सेरिक्टेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो देखिए, 66 का जो सही आंसर हो जाएगा, फटाफट अगर कमेंट बॉक्स में बता दे तो बहुत मजा आ जाता। और ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ई की कमी से रतौंधी होता है, जबकि यहाँ रतौंधी आपको नहीं दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रिक्टेस जो है विटामिन डी की कमी के कारण से होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन अगर आपको करवाने लगे तो और देखिए बहुत और वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैथ का अलग क्लास लाएंगे, अगर आप मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो। और अगले प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं हम। देख लीजिए, अगला प्रश्न है हिंदी का प्रश्न है, 76 नंबर। खेत है जहाँ धान के बहती नदी, यह किनकी उक्ति है, आपको बताना है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका यह रचना जीवन दास की है। जीवन दास किधर गए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर, जानता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, यह किनकी उक्ति है? तो 77 का देखिए, सही आप लोग जवाब क्यों नहीं देना है, बहुत सारे लड़के का गलत आंसर आ रहा है। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनकर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? VBI में लिख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन VBI है और यह निश्चित है कि पूछा जाएगा, बहुतों बार पूछा गया है। तो 68 नंबर 78 नंबर है, 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर छायावादी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जो थे वो छायावादी कवि थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बसन शब्द का अर्थ होता है। तो बसन देखिए पर्यायवाची शब्द है। बसन जो होता है वह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी कविताएं हैं जो मन को आनंदित करती है, और 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में आरत डुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देखिए, बलिया में इनका जन्म हुआ था। बलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो होता है वह टीन और लेड का मिश्रण होता है, जिसमें 64% टीन होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस का क्या होता है? बिल्कुल यह भी क्वेश्चन VBI है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
निश्चित है कि पूछा जाएगा, कन्फर्म है। आश्रू गैस बताना है। आश्रू गैस देखिए, आश्रू गैस जो होता है वो क्लोरीन होता है। जब पुलिस देखती है कि ज़्यादा भीड़ होने लगी, उसको हटाना है, तो पुलिस के द्वारा आश्रू गैस का प्रयोग किया जाता है। यह अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन को आश्रू गैस कहा जाता है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और देखिए अगला प्रश्न 83 नंबर, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो औद्योगिक नाम सिरका का पूछा जा रहा है। तो देखिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल इसका व्यापारिक नाम है सिरका का, एसिटिक अम्ल व्यापारिक नाम है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य होता है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। और 84 का सही आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रॉन हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? मतलब ये कह रहा है कि एलपीजी में क्या पाया जाता है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो 85 का सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसका मुख्य घटक होते हैं। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49% रहते हैं हाइड्रोजन और 45% कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 4.5% रहता है, और CO 45% रहता है। 86 निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषित पॉलीमर बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉलीएस्ट्राइन जो है वो संश्लेषित पॉलीमर है। अगला देख लीजिए, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जो जाता है वह किसके तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाने लगता है। 88 नंबर प्रश्न देख लीजिए, परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। बायोलॉजी इंटर में पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दीजिएगा। और जी बिल्कुल सही आंसर 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हक बिंदु। अगला है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या देनी चाहिए? किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या देनी चाहिए? तो ये जो दिया जाता है उसको कार्बोहाइड्रेट से दिया जाता है। एथलीट सबको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ऊर्जा के लिए। और देखिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं कि संयोजन में कौन सा विषाणु वायरस मानव के लिए संक्रामक है? तो देखिए 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H5N1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में भी हम पोस्ट किए थे। और अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। आपको बताना है थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। और देखिए आज इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल, ऑटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 92 नंबर है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है जी? तो ऑप्शन सी होता है, ग्राहकों का जमा स्वीकरण करना और ऋण तथा अग्रिम देना। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? तो वैश्वीकरण से देखिए वैश्वीकरण से पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? VVI प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JB से ने बाजार के नियम का प्रतिपादन किया। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का है जो जिसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इस सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंग्लिश का ये 96, 97, 98, 99, 100 क्वेश्चन है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हो गया। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश भी शामिल थे। करंट अफेयर्स का भी कुछ क्वेश्चन था। हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न देखे, बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में आने वाले प्रश्न देखे। बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में होगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मन लगा के तैयारी कीजिए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। बार बार बता रहे हैं कि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो जाते जाते एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।